हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो आज हम लोग 10th क्लास की बायोलॉजी का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अवर एनवायरनमेंट। अब आप नाम से देख लो, वैसे तो ये बायोलॉजी के अंदर दे रखा है, बट एक जनरल अवेयरनेस का चैप्टर है, क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज़ हमारे सामने फेस करने होते हैं, हमें जो हम देखने को मिल रहे हैं, उन सारी बातों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा। जस्ट लाइक बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, हमारा एनवायरनमेंट क्या है, इकोसिस्टम किसको बोलते हैं, किस किस तरह के इकोसिस्टम नेचर ने बना के रखे हैं। कुछ ऐसे इकोसिस्टम भी हैं जो हम इंसानों ने बनाए हैं। अगर इकोसिस्टम में से कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हटा दिया जाए, कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाए उसकी पूरी स्पीसीज को, तो क्या इफेक्ट होता है पूरी नेचर पे उसका। ऐसे करके कई सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे, उन सब का सॉल्यूशन आपको इस चैप्टर के एंड तक मिल जाएगा। ये देखेंगे कि हम लोग वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। दैट मीन्स हाउ टू मैनेज द गार्बेज, क्योंकि आज के टाइम पे पूरे एंटायर वर्ल्ड के लिए एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है कि हम लोग यूटिलाइजेशन तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसके बाद जो कचरा बचता है, जो वेस्ट मटेरियल बचता है, उसका हम लोग क्या करें। और हम लोगों को मतलब काफ़ी हद तक जिन्होंने अच्छे से चीज़ें नहीं पढ़ी हुई हैं या जो आसपास की चीज़ों से अवेयर नहीं रहते हैं, उनको ये लगता है कि हम लोग वेस्ट मटेरियल की बात कर रहे हैं तो वेस्ट मटेरियल का मतलब घरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा, प्लास्टिक वगैरह, इनकी बात हो रही होगी। तो आंसर है नहीं। इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जो एक वेस्ट की तरह हमारे पास अवेलेबल है और उसका हमारे पास कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है कि कैसे उस चीज़ को हम लोग डंप करें। एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, चाहे आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, मोबाइल, कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप, इतने सारी चीज़ें यूटिलाइज होती हैं ना, ख़राब भी होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो रिपेयर नहीं हो पाते, यानी वो बिल्कुल डब्बा बन जाते हैं, कचरा बन जाते हैं, तो उसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोलते हैं। उस वेस्ट का क्या करें? क्या उसको मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर हम लोग दबा सकते हैं, लैंडफिल कर सकते हैं? क्या उससे फिर हमारी सॉइल को कोई नुकसान पहुँचेगा? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे माइंड में हैं। इसके अलावा बहुत तेज़ स्पीड से पूरी दुनिया में सोलर पैनल्स यूज़ किए जा रहे हैं, बहुत तेज़ स्पीड से सोलर पैनल यूज़ कर रहे हैं। सोलर पैनल इतनी तेज़ स्पीड से यूज़ कर रहे हैं कि आने वाले कुछ साल तक, सपोज़ आज जितने सोलर पैनल लगे, आने वाले 25 साल बाद, 30 साल के बाद या 40 साल के बाद ये सोलर पैनल बेकार हो जाएंगे, क्योंकि इनका एक लाइफ स्पैन होता है। 25-30 साल के बाद इनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और हमें नए रिप्लेस करने पड़ते हैं। तो सोचो, इतने बड़े लेवल पे आपने सोलर पैनल जो लगा रखे हैं, आफ्टर 25 to 30 ईयर्स जब ये बेकार हो जाएंगे तो इतना कचरा जनरेट होगा उन सोलर पैनल में जो सेमी कंडक्टर्स यूज़ होते हैं, कहीं टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो सोलर पैनल को बनाने में यूज़ होते हैं। तो फिर हम उन सोलर पैनल को कहाँ रखेंगे? हमारे पास कितना स्पेस हो सकता है, कहाँ हम उनको रखें? क्या हम उनको ज़मीन के अंदर फिर से लैंडफिल करा दें? क्या हम उनको पानी में फेंक दें? तो क्या चीज़ कहाँ पे हम लोग उन चीज़ों को मैनेज करें? तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं। तो उन सारी चीज़ों का आंसर आपको इन चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी टाइप का कचरा होता है जो हम लोगों को पता नहीं कि हम लोग कैसे उसको मैनेज करते हैं, या हमें सोचना होगा। कुछ चीज़ों के बारे में हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, हम काफ़ी चीज़ों में लिमिटेड वेज यूज़ कर रहे हैं, बट आने वाले टाइम में हमें कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो अर्थ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं। क्योंकि ऑलरेडी इतना कचरा, इतना ज़्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप देख ही रहे हो कि अगर उनको जला दिया जाता है तो जलाने से बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं और फाइनली हमारी अर्थ पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। बहुत सारे रीज़न, अल्टीमेटली नेचर ने तो सब कुछ ठीक बनाया था, हम इंसानों ने उसको आके ख़राब कर दिया अपने सेल्फिशनेस के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। तो उन चीज़ों को अगर रीप्लेनिश करना है, ठीक करना है, तो आपको उस चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। और उन चीज़ों पे ध्यान कब दोगे? जब पता होगा, यानी अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। और चीज़ों की अवेयरनेस तब आती है जब तुमने उस चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा। दैट्स वाई इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी वेरी मस्ट। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर के अंदर होने वाला है हमारे पास। तो अगर सिलेबस की बात करूँ तो दिखने में बहुत छोटा सिलेबस है, चैप्टर भी बहुत बड़ा नहीं है, ईजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है अगर आप सही तरीके से इसको समझोगे तो। क्या क्या पढ़ने को मिलेगा इस चैप्टर में? हमें इकोसिस्टम के बारे में, जैसा कि मैंने बोला था, बताऊंगा क्या होता है इकोसिस्टम, व्हाटएवर। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या क्या चल रही हैं दुनिया में, क्या क्या और फेस होंगी आने वाली, वो हमें आज दिखाई नहीं दे रही भाई। जैसे सोलर पैनल आज बहुत हमें बेनिफिशियल नज़र आ रहे हैं, बट अगर भाई अच्छे हैं, ये बात मानते हैं कि सोलर पैनल बहुत बढ़िया हैं, आपकी काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी बच जाती है, एक्स्ट्रा सोर्सेज से जो बन रही है, कोल को जलाना कम हो जाएगा। बट हमें ये भी देखना होगा कि ये सोलर पैनल जब 25 to 30 ईयर्स के बाद बंद हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे,
तो इनका क्या करेंगे हम लोग, उस वेस्ट के मैनेजमेंट का सॉल्यूशन भी अभी से सोच के चलना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले कुछ सालों के बाद वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरह राइज होके आएगा पूरे एंटायर वर्ल्ड के सामने। ठीक है, चलो फिर क्या होगा, ओजोन लेयर के बारे में, ओजोन डिप्लीशन। आपने सुना होगा कि ओजोन लेयर में है ना अंटार्कटिका वाले एरिया पे होल्स हो गए हैं, तो ओजोन होल एक्चुअलिटी में क्या होता है, एक्चुअलिटी में मैं तुम्हें बताऊं ना, ओजोन होल का मतलब ये नहीं होता कि रियलिटी में होल हो गया है, वो कुछ और मीनिंग होता है जिसको हम लोग ट्रीट करते हैं। आई विल डिस्कस अबाउट इट प्रॉपरली, मैं तुम्हें समझा दूंगा क्या क्या होता है। इसके बाद वेस्ट प्रोडक्शन एंड दियर सॉल्यूशन, जो हम कचरा इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको कैसे मैनेज करें, वो सारी बातें आएंगी। आफ्टर दैट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में आएगा, ये तो मैं आपको आज ही पढ़ा दूंगा, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। इकोसिस्टम के अंदर जब डिटेल में पढ़ोगे ना, इसके अंदर तुम्हें फूड चेन के बारे में, है ना, फूड वेब के बारे में, ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में, 10% लॉ, बायोमैग्निफिकेशन, इन सब के बारे में इकोसिस्टम के अंदर ही जानने को मिलेगा। तो दिखने में चैप्टर 2 लाइन का है, बट इसमें काफ़ी कुछ बातें हैं पढ़ने के लिए। और एक अच्छी बात, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि भैया इस पूरे चैप्टर के नोट्स ऑलरेडी आपकी स्पायरल में अवेलेबल हैं, तो इस चैप्टर में से आपको कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, पूरा एंटायर फुल चैप्टर अलॉन्ग विद क्वेश्चंस, एमसीक्यू को छोड़ के, क्योंकि एमसीक्यू तो मैंने पहले भी मना किया है, एमसीक्यू नोट करने की ज़रूरत नहीं है। एमसीक्यू के लिए, प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे पास ऑलरेडी बुक अवेलेबल है, उससे प्रैक्टिस करो, जो मैं कराता हूँ उसको अच्छे से समझ लो बस। एमसीक्यू को कॉपी में नोट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको नोट करना होता है, बट मैंने आपको प्रॉपर कंप्लीट नोट्स दे रखे हैं इस चैप्टर के, तो आपको इस चैप्टर में एक सिंगल लाइन भी नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं कुछ लगे तुम्हें अलग, ऐसा मैंने बताया वो नोट्स में नहीं है और तुम चाहते हो नोट करना, तो उसी जगह स्पायरल पे लिख लेना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस चैप्टर में। तो उस पर समझने पे ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या क्या बातें बता रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि काफ़ी जगह पे आपको डायग्राम से, इलस्ट्रेशन में दिखा सकूँ कि कैसे कैसे सिचुएशंस होती हैं। बहुत सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, आपको पता है ऑलरेडी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के नाम से ये एक सब्जेक्ट भी होता है IAS-PCS के एग्जाम में, है ना। IAS-PCS या IAS-IPS के एग्जाम्स में सब्जेक्ट भी होता है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के नाम से, तो उन्होंने इसी वजह से रखा है ये, क्योंकि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर कोई SP बनने जा रहा है, तो भैया उसको इन चैलेंजेस के बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो आप लोग कैसे संभाल पाओगे पूरी सिटी को। अगर पूरी सिटी का तुम्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाए और तुम्हें एनवायरमेंटल नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो है तुम्हारी, तो तुम तो किसी काम के ऑफिसर नहीं बनोगे, है ना। तो इसलिए ज़रूरी होता है हर चीज़ को अच्छे से समझना। तो बहुत बातें हो गई, अब शुरू करते हैं। सबसे पहली बात एनवायरनमेंट के बारे में, इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। सर एनवायरनमेंट क्या होता है, डेफिनेशन पूछ लेते हैं भाई, याद रखना आपके एग्जाम में डेफिनेशन आपसे पूछ लेंगे एनवायरनमेंट क्या होता है। इस साल जो पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस आए थे मैंने वो भी डिस्कस करे हैं, जहाँ पे जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन था मैंने पूरी स्लाइड उसी वे में अरेंज की है। 2020 के तीनों सेट में कहाँ कहाँ पे कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने सब आपको दिखा दूंगा। इस बार उन्होंने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि इकोसिस्टम क्या होता है। अब इकोसिस्टम जिसने समझ रखा होगा बहुत अच्छे से, उसके माइंड में पिक्चर बिल्कुल क्लियर होगी कि हाँ इस चीज़ को इकोसिस्टम बोलते हैं, हमने कुछ रट नहीं रखा, हमें बिल्कुल क्लियर आइडिया है कि हाँ ये चीज़ होती है, दिस थिंग इज कॉल्ड इकोसिस्टम। तो उसको लिखने में कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कि जब उसको पता है, उसने कुछ रट नहीं रखा, तो वो कभी भूलेगा नहीं इस चीज़ को, ठीक है ना। तो फिलहाल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। तो हमारे चारों तरफ जिस जगह तुम रहते हो भाई, तुम कोई आइसोलेटेड प्लेस पे तो रहते नहीं हो कि सर हम तो मून पे रहते हैं, हमारा घर तो मून पे है, फिर तो एनवायरनमेंट वहाँ पे है ही नहीं, सीधी सी बात है, खत्म हो गई कहानी, आपके लिए डेफिनेशन ही नहीं है अगर आप मून पे रहते हो तो। खैर हम लोग अर्थ पे रहते हैं फिलहाल। तो द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड, ध्यान से सुनना, फिजिकल वर्ल्ड भी आएगा जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स आएंगी, एयर वाटर सॉइल नॉन लिविंग हैं, ये आपका फिजिकल एरिया है। और बायोलॉजिकल वर्ल्ड आपके जैसे बहुत सारे और दूसरे एनिमल्स, कुछ यूनिसेलुलर हैं, कुछ आपकी तरह मल्टी सेलुलर हैं, है ना। वेयर वी लिव इज कॉल्ड अवर एनवायरनमेंट। चैप्टर का मीनिंग तो पता होना चाहिए ना, अवर एनवायरनमेंट बोले जा रहे हो, हमें यही नहीं पता एनवायरनमेंट क्या होता है। तो एनवायरनमेंट का मतलब हमारे आसपास का वो फिजिकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं। सर अब फिजिकल वर्ल्ड में क्या क्या इंक्लूड हुआ, फिजिकल वर्ल्ड में हमारे सराउंडिंग में एयर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, सॉइल प्रेजेंट है, तो ये तो फिजिकल वर्ल्ड बनाते हैं हमारे आसपास का। भाई आप कहीं पर भी रहते हो, आप अपने घर में रहते हो, एयर तो वहाँ होगी ना, या ये कह सकते हो कि सर हमारे रूम में तो एयर नहीं है, हम तो बिना ऑक्सीजन के रहते हैं, ऐसा हो सकता है क्या। आप अर्थ पे कहीं भी रह लो, इनमें से कोई ना कोई चीज़ के कॉन्टेक्ट में तो आओगे ही आओगे, तो आप फिजिकल एनवायरनमेंट के बिना नहीं रह सकते, सीधी सी बात। एंड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म तुम्हारे आसपास हैं, चाहे वो प्लांट हो किसी भी तरह का,
कोई एनिमल हो, आपके जैसे दूसरे ह्यूमन बींग्स हों, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये तो भैया हर जगह प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, है ना, आपकी बॉडी के अंदर भी लाई करते हैं ऑलरेडी इनएक्टिव स्टेट में, जब मौका मिलता है तब अटैक कर देते हैं, अदरवाइज ये 24 एंड आवर्स आपके साथ में आसपास हैं, हर जगह हैं, आपको दिखाई नहीं देते, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। तो दिस थिंग इज कॉल्ड आवर एनवायरनमेंट। सर एनवायरनमेंट में हमारे सराउंडिंग में जितनी भी फिजिकल चीज़ें हैं और जितनी भी लिविंग या बायोलॉजिकल थिंग्स हैं वो सब मिलके कॉन्स्टिट्यूट करती हैं हमारा एनवायरनमेंट। इनके बिना हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। बैक्टीरिया, फंगस, जिसे आप डिकम्पोजर्स भी बोल सकते हो, इनकी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। आपको सिखाऊंगा आगे कि अगर डिकम्पोजर्स को सारा खत्म कर दो ना, कि पूरी दुनिया में से डिकम्पोजर्स खत्म हो जाएं, तो भैया बुरी हालत हो जाएगी तुम्हारी, बहुत बुरी हालत, जिंदा नहीं रह पाओगे, बहुत दिक्कत होती है। अगर एक सिंगल चीज़, एक पर्टिकुलर स्पीसीज पूरी तरह से खत्म हो जाए ना किसी ट्रॉपिक लेवल में, तो पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाता है, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। पढ़ेंगे उसके बारे में धीरे धीरे। फिलहाल तुम्हें एनवायरनमेंट के बारे में समझ में आया, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, चलो नाउ स्टार्ट करते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल मतलब जो डिग्रेड हो जाएं, जिनको डिकम्पोज किया जा सके, इसी के अंदर नाम में छुपा हुआ है। बायोडिग्रेडेबल मतलब ऐसे सब्सटेंसेस, देखो दो पार्ट में तोड़ के देखो, बायो और डिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल का मतलब जिनका डिकम्पोजिशन किया जा सके, जिनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के वापस सॉइल के अंदर ही मिला दिया जा सके। बायो मतलब ये काम कौन करेगा? बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करेंगे, यानी ऐसे सारे सब्सटेंसेस जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, है ना, ये सारी चीज़ें कुछ केमिकल अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं और धीरे धीरे उनको छोटे 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 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके वापस सॉइल के अंदर मिला देते हैं। सारी एनर्जी वापस सॉइल में अर्थ को डिलीवर हो जाती है। उन सारे सब्सटेंसेस को बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। मतलब और सिंपल समझो कि आपके पास कोई चीज़ है, सपोज आपके पास एक टमाटो था, अच्छा खासा था, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश टमाटो था। आपने क्या करा, आप गए घर के आसपास कोई गार्डन या कहीं पर भी थोड़ी कच्ची मिट्टी थी, आपने थोड़ी सी मिट्टी खोदी, है ना, उसमें उस टमाटो को रख दिया और मिट्टी को अच्छे से बंद कर दिया, है ना, ऐसे करा तुमने। तो होगा क्या कि देयर इज अ चांसेस मे बी कि अगर मॉइस्चर वगैरह सब कुछ अच्छी मिली तो वहाँ पे एक छोटा सा ट्री भी उगवाए, है ना, ऐसा भी हो सकता है। अदरवाइज वो टमाटो क्या होगा, वो टमाटो कुछ दिनों के बाद धीरे 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 डिकम्पोज होते होते गायब हो जाएगा, तुम्हें मिलेगा ही नहीं कुछ दिन के बाद वहाँ पे। या फिर नॉर्मली अगर आपको मिट्टी के अंदर नहीं दबाना है, आप ऐसी एक टमाटो को घर के बाहर कहीं दूर तक ले जाके एक जगह पे रख दो जहाँ उसको कोई टच ना करे बार बार, है ना, रख के छोड़ दो, तो आप देखोगे कि डे बाय डे वो टमाटो गलता जा रहा है, धीरे धीरे डिकम्पोज होता जा रहा है, एंड आफ्टर सम टाइम वो पूरी तरह से जिस जगह तुमने मिट्टी पे रखा था वो पूरी तरह खत्म होकर गायब हो जाएगा। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने धीरे धीरे उस सब्सटेंस को डिकम्पोज करना स्टार्ट करा। डिकम्पोजिशन अपने आप में काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो धीरे धीरे उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट करा और उसके सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर ही मिल गए। कुछ चीज़ें एनवायरनमेंट में वेपर बन के उड़ गई, तो फाइनली वो सब्सटेंस डिग्रेड हो गया, वापस नेचर में चला गया। नेचर ने आपको दिया था, नेचर ने उसको वापस ले लिया। क्या टमाटो आपने, मतलब क्या टमाटो आपकी वजह से बना? नहीं, हमने तो बस एक बीज बोया। अल्टीमेटली टमाटो की शेप, उसका कलर, उसका टेस्ट नेचर ने दिया है। तो नेचर ने टमाटो को बनाया और नेचर ने उनको वापस ले लिया। इस बात को समझना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस तुम्हें वही मिलेंगे जो नेचर की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं, जो नेचुरल थिंग से बनाए गए हैं। जो भी इंसानों ने आर्टिफिशियली बनाया है मेजॉरिटी में, अक्सर वही नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। वही कैसा होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि नेचर ने प्रोड्यूस नहीं करा। नेचर के कि मैं क्यों वापस लूँ, तुमने बनाया, तुम जानो तुम्हें क्या करना है इसका। भाई जो हमने बनाया केमिकल्स यूज़ कर करके, पता नहीं क्या क्या करके, तो उनको नेचर डिग्रेड नहीं करती। नेचर कहती है भैया देखो ये मेरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मैंने इनको ऐसी ताकत दी है कि ये मेरे थ्रू बनाई गई चीज़ों को तो डिग्रेड करके वापस मिट्टी में मिला देंगे, बट जो तुमने बनाए हैं अपना दिमाग लगा के केमिकल्स के थ्रू, उन चीज़ों पे मेरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ नहीं कर सकते। लाइक प्लास्टिक, प्लास्टिक किसी पेड़ पे उगती है क्या? सोचो, कोई हो ट्री जिस पे प्लास्टिक उगती हो? आई थिंक नहीं होती है। तो इसका मतलब प्लास्टिक तो ह्यूमन मेड है। हम लोगों ने प्लास्टिक बनाई है डिफरेंट डिफरेंट लेबोरेटरी में केमिकल रिएक्शंस करा के, वो पॉलीमर रिएक्शंस करा के पॉलीमर जनरेट किए हैं, वहाँ से हमारी प्लास्टिक बनी है। तो प्लास्टिक को आप 50 साल 100 साल बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर आप उसको कहीं पे रख दो, वो तब भी डिकम्पोज नहीं होती है आसानी से।
है ना। यू कैन से 1000 ईयर्स से ज़्यादा लग जाते हैं समटाइम्स प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में, और धीरे धीरे क्योंकि उसका केमिकली खुद ब खुद नेचर के कॉन्टेक्ट में आके पिघल जाता है, इसलिए कह सकते हैं कि डिकम्पोज होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कभी उसको डिकम्पोज नहीं कर पाते क्योंकि नेचर ने सिर्फ अपनी ही चीज़ों को वापस लेने की एबिलिटी दी है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो नेचर ने नहीं बनाया, नेचर उनको वापस एक्सेप्ट भी नहीं करती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो तुम्हें डायग्राम में दिख रही हैं, सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये सब बायोडिग्रेडेबल होते हैं। पेपर भी बच्चों बायोडिग्रेडेबल में आता है। इफ समवन इज आस्किंग पेपर, पेपर इज अ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, तभी तो कहते हैं तुम्हें पेपर बैग यूज़ किया करो। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में क्या होता है कि यहाँ पे आपको फिर पॉलीथिन वगैरह नहीं मिलती है, बंद हो गई है सब जगह पे। या तो वहाँ पे आपको कपड़े का बना हुआ बैग मिलेगा, कपड़ा भी फाइबर है, वो भी नेचुरल होता है, या पेपर बैग मिलेगा जिसमें आप ज़्यादा वजन डालोगे तो वो फट जाता है, क्योंकि उसमें छोटे मोटे क्लॉथ्स वगैरह रखने के लिए आपको देते हैं। और उस पेपर बैग की कॉस्ट भी तुमसे चार्ज की जाती है, वो फ्री में तुम्हें थैला नहीं मिलेगा। वहाँ पे किसी शॉपिंग मॉल में अगर तुम जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें उस पेपर बैग की कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी। तो पेपर भी एक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, क्योंकि भैया पेपर बनाने में वुड पल्प यूज़ होता है। आपको ये पता है ना, लकड़ी, ट्रीज कट होते हैं, वुड पल्प यूज़ होता है आपका पेपर बनाने में, यानी नेचर की कुछ चीज़ मिली हुई है इसमें, तो नेचर इसको वापस ले लेती है, ठीक है। तो पेपर डिग्रेडेबल है कंप्लीटली। बट पेपर पे लिखा हुआ है, जैसे इंक से लिखा हुआ है कुछ, तो वो इंक तो केमिकल है, वो तो सारा का सारा वाटर में घुल के वो सब अलग हट जाएगा, उसको डिग्रेड नहीं कर सकते माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पेपर को डिग्रेड करेंगे, जिस मटेरियल का पेपर बना हुआ है उस पेपर को डिग्रेड करके वापस मिट्टी में मिला देंगे, ठीक है जी। तो वो बायोडिग्रेडेबल के बारे में हो गया। डेफिनेशंस अपने वे में लिखोगे, डेफिनेशंस नहीं दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो डेफिनेशंस को खुद से आप नोट डाउन कर सकते हो अगर आपने समझ लिया तो। नाउ सर, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऐसे सब्सटेंसेस जिनको बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड ना कर पाएं, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के डिकम्पोज ना कर पाएं, वो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक का जितना भी कचरा है, प्लास्टिक वेस्ट जितना भी है, चाहे आपका डिस्पोजेबल प्लास्टिक ही क्यों ना हो, ध्यान रखना, डिस्पोजेबल कप, डिस्पोजेबल प्लेट्स, बहुत सारी पार्टीज़ वगैरह में इन जगह बहुत यूज़ होती हैं। तो भैया आप फ्यूचर के लिए बहुत ख़राब चीज़ें कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट कर रहे हो, ये आने वाले टाइम में बहुत प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि डिस्पोजेबल प्लास्टिक जो होती है ना, जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग होते हैं, कप होते हैं, प्लेट होती हैं, ये आसानी से डिकम्पोज नहीं होते। तो सर डिस्पोजेबल की बोलते हैं, डिस्पोजेबल इसलिए बोलते हैं तुमने खाया, उनको साफ़ करने की ज़रूरत तो है नहीं, उनको ऐसे ही फेंक दो कचरे में, इसलिए बोलते हैं कि दोबारा यूज़ नहीं करना पड़ता उनको। दूसरी चीज़ क्या है, ग्लास वेस्ट, कांच की बनी हुई चीज़ें, कांच की कोई बॉटल है, कांच भी नहीं गलता भाई, ह्यूमन मेड होता है ग्लास, कांच का कोई पेड़ नहीं होता। तो ग्लास, कांच भी इंसानों ने बनाया है, नेचर इसको भी डिग्रेड नहीं करती है, नेचर इसको वापस नहीं लेती कि तुमने बनाया, अब तुम लोग इसे झेलो, अपना आप देखो तुम्हें इस कचरे का क्या करना है। तो आपने देखा होगा ना काफ़ी बार, जैसे रिवर्स वगैरह के अंदर प्लास्टिक की बॉटल कचरा डाल देते हैं, या ओशन में अगर जा रहे हो, शिप पे कोई चीज़ जा रही है, क्रूज़ जा रहा है कोई, तो बहुत सारा कचरा ओशन में डाल देते हैं। तो नेचर सारा कचरा बहा के वापस दे देती है इंसानों को कि भैया लो रखो इस कचरे को, ये मेरे काम का नहीं है। देखा होगा काफ़ी जगह पे बहुत सारा कचरा, आपने जो बच्चे ओशन के आसपास वाले एरिया में कभी गए हैं, बीच के आसपास, तो उन्होंने देखा होगा ऐसा काफ़ी सारा कचरा वहाँ पे पड़ा रहता है। वो एक अलग बात है कि टाइम टू टाइम वहाँ की अथॉरिटी उसको साफ़ करवाती रहती हैं, बट ऐसा अक्सर काफ़ी सारा कचरा वहाँ पे पड़ा रहता है। और कभी रिवर की साफ़ सफाई होती है तो वहाँ पे उसके अंडरग्राउंड एरिया में भी तुम्हें ये वाला ऐसा बहुत सारा कचरा मिल जाएगा, क्योंकि ये कभी डिकम्पोज ही नहीं हो पाया, नेचर ने डिकम्पोज ही नहीं करा उसको कि भैया पड़ा है पड़े रहने दो, इंसानों ने बनाया है, अब इंसान ही उसको झेलेंगे, उसका नुकसान उन्हें ही होगा अल्टीमेटली। तो इसलिए ये बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ख़राब होते हैं, क्योंकि ये हज़ारों सालों तक भी आसानी से डिग्रेड नहीं होते, ठीक है। तो ये हो गई बात बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के ऊपर। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ एनसीईआरटी के हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक हैं, इनको अच्छे से समझ लेना। फिर एक होमवर्क का क्वेश्चन आज दूंगा, एनसीईआरटी के ही 2 क्वेश्चन आएंगे, उनको भी आप आराम से हैंडल कर पाओगे। तो जो क्वेश्चंस देता हूँ उनको लिख के प्रैक्टिस किया करो ज़रूर से, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वाई आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल एंड सम नॉन। ये पूछा है कि क्यों ऐसा है कि कुछ बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि नेचर ने जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिज़ाइन किए हैं, बनाए हैं, वो दे आर स्पेसिफिक इन दियर एक्शन, वो अपने एक्शन में स्पेसिफिक हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे सब्सटेंसेस को डिकम्पोज कर सकते हैं जो नेचुरल है, मैन मेड सब्सटेंसेस को डिकम्पोज नहीं किया करते हैं, जिसमें आपका आर्टिफिशियल केमिकल मिला हुआ है। उन सब्सटेंसेस को नेचर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर सकते।
तो दुनिया में दो तरह के सब्सटेंस हो गए, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर पाए क्योंकि वो नेचुरल थे, कुछ ऐसे हैं जिनको वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज नहीं कर पाए क्योंकि वो आर्टिफिशियल थे। दैट्स वाई दो कैटेगरी बन गई, जिनको डिकम्पोज कर पाए उनको बायोडिग्रेडेबल बोल दिया, जिनको वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज नहीं कर पाए उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोल दिया। तो अल्टीमेटली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर स्पेसिफिक इन दियर एक्शन, दैट्स वाई ऐसा होता है। आंसर देख लीजिए, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई आर स्पेसिफिक इन दियर एक्शन। उन्हें पता है किसको डिकम्पोज करा सकते हैं किसको नहीं करा सकते। नेचर से बड़ा तो ह्यूमन बीइंग कभी हो ही नहीं सकता। आपको सबको पता है कि जब भी आपने नेचर को ओवरकम करने की कोशिश की है, नेचर ने सब कुछ वापस रिसाइकल करके ऐसी कैसी कर दिया। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, कोई डिजास्टर आ जाता है, लाखों करोड़ों लोग वहाँ पे मर जाते हैं, तो वापस पॉपुलेशन बैलेंस हो जाती है। तो भाई नेचर से तो आप कभी जीत ही नहीं पाओगे। तो इसलिए नेचर के साथ रहना सीखें सो दैट चीज़ें प्रॉपर्ली चलती रहें, इतनी सारी मुश्किलें हम लोगों को ना उठानी पड़ें। जितना हो सके अपने लेवल पे चीज़ों को कम करने की कोशिश करें। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कम से कम आप लोग जनरेट करें अपने यहाँ से। तो अगर ऐसा हर पर्सन सोचने लगे तो धीरे धीरे आपकी पूरी की पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी और वापस नेचर में बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत अच्छे से काम करेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स ग्लोबल वार्मिंग जैसी ये सब खत्म हो जाएंगी अपने आप। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक है अपने एक्शन में, दे ब्रेक डाउन द थिंग्स मेड अप ऑफ नेचुरल मटेरियल्स सच एज पेपर इजली। वो सिर्फ उन चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं जो नेचुरल मटेरियल से मिलकर बनी हुई है, लाइक पेपर, बट डू नॉट ब्रेक डाउन द मैन मेड। उन्हें कहते हैं भाई इंसानों ने बनाया, हम क्यों उसको डिकम्पोज करें। तो प्लास्टिक जैसी चीज़ों को डिकम्पोज कर ही नहीं पाते। तो जिनको वो डिकम्पोज कर पाए उनको बायोडिग्रेडेबल नाम दे दिया, जिनको नहीं कर पाए उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल नाम दे दिया। दैट्स वाई दिस इज द कंप्लीट प्रॉपर्ली आंसर कि वो जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर स्पेसिफिक इन दियर एक्शन। उनको पता है किसको डिकम्पोज करना है किसको नहीं करना है। हाँ जी, नेक्स्ट वन, गिव एनी टू वेज, दो कोई ऐसे तरीके बताने हैं इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज वुड अफेक्ट द एनवायरमेंट। ये ध्यान से सुन लेना, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दे रखा है कि व्हाट वुड हैपन कि अगर सारा का सारा वेस्ट जो दुनिया जनरेट करे वो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ही हो तो, यानी अगर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट करना बंद कर दें पूरी तरह से और उसकी जगह सारा का सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट करने लगे तो क्या होगा। तो भी प्रॉब्लम है, ध्यान सुनना, तो भी दिक्कत है। अगर आप ओपनली ऐसे ही कचरे को डाल रहे हो, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल है चाहे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सर कैसे? बायोडिग्रेडेबल यूं थोड़ी ना होगा कि आज आपने अपने घर के सामने 4 बाल्टी कचरा डाला और वो कल को डिकम्पोज हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? मैंने आपको बताया था ना, डिकम्पोजिशन एक स्लो प्रोसेस है। आज आपने कचरा डाला, वो 8, 10, 15, 20 दिन ऐसे ही रहेगा, है ना। धीरे धीरे उसमें बदबू आनी शुरू हो जाएगी और स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, तो उस रास्ते से तुम्हारा निकलना मुश्किल हो जाएगा। उसके ऊपर मॉस्किटोज बैठेंगे। आपको ऑलरेडी पता है, वाई डू वी फॉल पढ़ के आए हो कि एक मॉस्किटो कितने सारे वेक्टर लेके उड़ता है। वो मॉस्किटो वहाँ पे बैठा था, उस कूड़े पे आके तुम्हारे फूड पे बैठ के चला भी गया, तुमने उस फूड को खा लिया, चला गया वो पैथोजन तुम्हारी बॉडी के अंदर, हो गई आपको बीमारियाँ। तो भैया इसलिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट करो, बट उस वेस्ट को मैनेज करने का तरीका भी तो ढूंढो। लाइक उस वेस्ट को एक कंटेनर बना के उसके अंदर भरवा सकते हो आप, वहां से बायोगैस बन सकती है। उस बायोगैस को एज अ फ्यूल घर में कुकिंग के लिए यूज किया जा सकता है, बहुत अच्छा फ्यूल होता है बायोगैस। आपकी एलपीजी से भी बहुत बढ़िया फ्यूल होता है बायोगैस, ध्यान रखना। काफ़ी जगह पे बायोगैस के प्लांट भी होते हैं। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैनेज करने का, क्योंकि जिनको सड़ा गला के डिकम्पोजर्स उनको खत्म कर देंगे, उनसे गैस प्रोड्यूस होगी। वो गैस बायोगैस कहलाती है, जिसमें मीथेन होता है, मेजॉरिटी में मीथेन गैस होती है। और उस गैस को बड़े अच्छे से आप लोग कुकिंग के पर्पज़ में या एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। तो भैया अगर ओपनली बायोडिग्रेडेबल कचरा डालोगे ना तो वो भी बहुत ख़राब है। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? 2 प्रॉब्लम कौन कौन सी? दे में प्रोड्यूस बैड स्मेलिंग गैसेज ऑन दियर एक्यूमुलेशन इन द एनवायरमेंट। अगर एनवायरमेंट में ऐसा कचरा इकट्ठा करोगे जो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल भी है, क्योंकि वो सड़े गलेगा तो उसमें से स्मेल आएगी। भाई प्लास्टिक की बोतल के कचरे में से थोड़ी ना स्मेल आती है कभी भी। अगर आप किसी भी कूड़े कचरे के पास से गुजर रहे हो और तुम्हें वहाँ पे स्मेल आ रही है, तो वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के डिकम्पोज होने का प्रोसीजर वहाँ पे चल रहा है, उस वजह से वो स्मेल आ रही है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी गैसेज प्रोड्यूस हो रही हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये भी तो दिक्कत वाली बात है ना हम लोगों के लिए, हम रहेंगे कैसे फिर। दूसरा क्या है?
मॉस्किटोज कैन स्प्रेड फ्रॉम दीज वेस्ट। और भैया मॉस्किटोज इन मच्छरों से तो आप कभी बच नहीं पाओगे, तो यहाँ ये एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करेंगे बहुत सारे डिजीजेस, तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है जी, समझ में आया। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट करें 100%, सिर्फ इससे सॉल्यूशन नहीं बनेगा, आपको साथ में उसको मैनेज करने का तरीका भी ढूंढना पड़ेगा कि वो कचरा ओपन में ना फैले, यानी उस पर मॉस्किटोज ना बैठ पाए, वो क्लोज एरिया में हो, और उस कचरे को आप लोग डिफरेंट पर्पस से यूज़ करो, उससे बायोगैस बना, उस बायोगैस को अलग तरह से यूज़ करो, कुकिंग फ्यूल में यूज़ करो या एज इंजन फ्यूल यूज़ करो, है ना, उसको डिफरेंट कंटेनर में भर के, जैसे CNG यूज़ करते हैं ऐसी बायोगैस का भी फ्यूल यूज़ किया जा सकता है। ठीक है ना, चलिए तो ये बात हमें समझ में आई। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, बायोगैस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने में भी यूज़ कर सकते हैं। भाई बायोगैस सपोज बड़ा प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट है बायोगैस का, बहुत सारा कचरा वहाँ पे आता है बायोडिग्रेडेबल, उसमें से जब बायोगैस बनेगी तो उस गैस को आप बर्न करा के वाटर को हीट कर सकते हो, फिर उस वाटर की स्टीम बनेगी, वो स्टीम जब टरबाइन के ब्लेड्स पे टकराएगी तो जनरेटर चलेगा, और जब जनरेटर चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। ये तो होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने का तरीका, ये तो होता है। टरबाइन घुमानी होती है, टरबाइन के बड़े बड़े व्हील्स होते हैं, वो या तो पानी गिरा के घुमा लो, आप उसे डैम बोल देते हो, या आप कोल को जला के उसको घुमा लो, कोल जलाते हो, पानी गर्म करते हो, स्टीम जनरेट होती है, वो हाई प्रेशर की स्टीम टकराती है, टरबाइन घूमती हैं, टरबाइन के घूमने से जनरेटर की कॉइल घूमती है, और वहाँ पे फाइनली आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा हुआ है ना, आपको तो पता है जनरेटर किसने दिया, जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल फैराडे ने दिया। आज आप इलेक्ट्रिसिटी में बैठे हुए हो तो इलेक्ट्रिसिटी की पूरी कॉन्ट्रीब्यूशन फैराडे की जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सारी कहानी फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पहुँच जाएगी। तो मतलब अल्टीमेटली हमें टरबाइन घुमानी होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी हम लोग बायोगैस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए एक और क्वेश्चन देखें। जिस तरह से उसने ये पूछा कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के 2 हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ऐसे ही अब नॉन बायोडिग्रेडेबल के पूछे। भैया नॉन बायोडिग्रेडेबल, एक तो अगर उन्हें बर्न करने की कोशिश करेंगे तो वो टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस करेंगे जो कि फिर से हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेंगी, एनवायरनमेंट को खराब करेंगी। दूसरी चीज़ क्या है कि वो आसानी से कभी डिग्रेड होते ही नहीं हैं, दैट्स द मेजर प्रॉब्लम। तो दे कॉज एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। भाई मिट्टी के अंदर डाल दोगे, मिट्टी के अंदर चले गए तो ऊपर से कोई फर्टिलाइजर या कोई मिनरल वगैरह प्लांट को मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि बीच में लेयर आ गई उस पॉलीथिन की, तो कैसे प्लांट किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर पाएगा, कि ये डिकम्पोज तो होते नहीं है। वाटर है, वाटर बॉडीज में अगर ये चले गए तो वहाँ पे किसी पर्टिकुलर फिश ने वो प्लास्टिक का टुकड़ा या बॉटल का ढक्कन निगल लिया तो या तो उसकी डेथ हो जाएगी, और नहीं तो उसके स्टमक में जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि डिकम्पोज तो वहाँ पर भी नहीं होनेगा। तो वाटर बॉडीज में एक्वेटिक लाइफ खराब हो जाएंगी, एक्वेटिक इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा पूरा का पूरा। एयर के अंदर, एयर में सर क्या प्रॉब्लम है, वही बर्न करने वाली, इस कचरे को अगर जलाऊंगा तो एयर पॉल्यूशन क्रिएट होगा। समझ में आई बात। दूसरा देखो, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म बताई मैंने, दे कॉज बायोमैग्निफिकेशन। अभी देखते हैं क्या होता है। बायोमैग्निफिकेशन हो सकता है इनकी वजह से इन द फूड चेन, एंड इट विल हार्म ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोमैग्निफिकेशन? कुछ ऐसे सब्सटेंस जो कभी डिकम्पोज नहीं होते हैं, लाइक एक बहुत कॉमन सा केमिकल DDT, एक इंसेक्टिसाइड होता है ये। DDT एक इंसेक्टिसाइड होता है। सपोज करो कि DDT हम लोगों ने स्प्रे किया अपने क्रॉप्स के ऊपर, है ना, क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे करते हैं जनरली, बारिश हुई, वहाँ से वो DDT फ्लो होके वाटर बॉडीज में पहुँच गया किसी लेक के अंदर, है ना, सपोज या रिवर के अंदर, वहाँ पहुँच गया। अब वहाँ पे लेक और रिवर के अंदर जब वो पहुँचेगा तो वहाँ पर भी प्लांट्स वगैरह होते हैं, लेक रिवर के अंदर फंगस भी प्लांट्स वगैरह होते हैं, तो उनके आसपास के एनवायरनमेंट में ये DDT पड़ा हुआ है। अब उन प्लांट को या जो भी चीज़ें हैं उनको कोई दूसरी छोटी मछली खाएगी तो ये DDT उस प्लांट से, है ना, उस छोटे से प्लांट से, मैं नीचे प्लांट बना देता हूँ, उस प्लांट से ट्रांसफ़र किसकी बॉडी में हो गया, उस छोटी फिश की बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया। डिकम्पोज नहीं होगा क्योंकि उसकी बॉडी में भी जाके, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। फिर ऐसी ऐसी काफ़ी सारी छोटी मछलियों को, बहुत सारी छोटी मछलियों को एक बड़ी मछली ने खा लिया, तो बहुत सारा DDT, मैंने बड़ा डब्बा बनाया है तो बहुत सारा DDT उसकी बॉडी में चला गया, वहाँ पर भी रहा वो काफ़ी टाइम तक, वहाँ भी डिकम्पोज नहीं होगा। फिर उस बड़ी मछली की जब डेथ हो गई है, उस बड़ी मछली को जब उसका शिकार कर लिया गया, उसको किल कर दिया गया, इंसानों ने किया होगा जनरली, है ना, या मान लो कि उससे भी एक बड़ी मछली आई, शार्क वगैरह आ गई, तो शार्क ने ऐसी ऐसी बड़ी मछली को खा लिया, है ना, तो उसके केस में वो DDT उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र कर गया। फिर वो शार्क से उसको क्या हुआ, ऐसी ऐसी बड़ी मछली को ह्यूमन बींग्स ने मार के उन्होंने कंज्यूम कर लिया,
तो फाइनली धीरे 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 उनकी बॉडी में ये जो आपका केमिकल है इसका अमाउंट, इसकी कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज होती जा रही है। आप समझ रहे हो ना भाई, एक प्लांट के आसपास के हिस्से में बहुत थोड़ा सा डीडीटी होगा, ऐसे सारे बहुत सारे प्लांट एक छोटी मछली ने खा लिए, उसकी बॉडी में काफ़ी सारा ये डीडीटी चला गया। ऐसी बहुत सारी छोटी मछलियों को एक बड़ी मछली ने खा लिया, उन बड़ी मछलियों को फिर उससे बड़ी मछली ने खा लिया, ऐसी कई सारी बड़ी मछलियों को किल करके इंसानों ने खा लिया। तो इस अल्टीमेटली टॉप लेवल पे आप देखोगे फाइनली इस केमिकल का सबसे ज़्यादा अमाउंट ह्यूमन बीइंग की बॉडी में मिलेगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग किसी भी फूड चेन में टॉप लेवल पे आते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जनरली ये माना जाता है कि वो कुछ भी खा लेते हैं। मैं ये आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ कि ह्यूमन बीइंग कुछ भी कंज्यूम कर जाते हैं। इस वजह से डीडीटी का अमाउंट सबसे ज़्यादा इंसानों की बॉडी में मिलेगा। लगातार इंक्रीज हो रहा है ना अमाउंट, यानी ये मैग्निफिकेशन हो रहा है यहाँ पे। किसका? बायो मैग्निफिकेशन, मतलब कुछ केमिकल सब्सटेंस लगातार एक बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो उसको नुकसान देगा और उसकी डेथ भी हो सकती है उसकी वजह से। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन। तो इन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की वजह से नेचर में, हमारे इकोसिस्टम में ये फिनोमेना जनरेट होती है। इसको मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा, आगे जब इकोसिस्टम की बात आएगी तो इसको हम अलग से भी पढ़ेंगे। तो ये बायो मैग्निफिकेशन का इशू जनरेट होगा जो बहुत दिक्कत क्रिएट करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू पे आ जाते हैं अब। इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ मटेरियल्स विच ग्रुप कंटेन्स ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। पहले वाले में देखते हैं, वुड नहीं, वुड तो बायोडिग्रेडेबल है, नेचर ने बनाई है लकड़ी तो नेचर वापस ले लेगी। पेपर भी है तो नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ तो तीनों के तीनों बायोडिग्रेडेबल हैं, वुड भी, पेपर भी, लेदर भी तो स्किन से बनता है ना एनिमल्स की, तो ये बायोडिग्रेडेबल है। हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें तीनों के तीनों नॉन बायोडिग्रेडेबल हों। पॉलीथीन इंसानों ने बनाया है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। डिटर्जेंट जिसे सर्फ बोलते हो, है ना, कौन कौन से अजीब से आपके पास बहुत सारी वैरायटी के डिटर्जेंट आते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। पीवीसी, सर पीवीसी क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी स्टैंड्स फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड के प्लास्टिक के पाइप बनते हैं, घर में प्लास्टिक के पाइप लगे हुए होंगे ना जगह जगह पे, है ना, पानी वगैरह के लिए प्लास्टिक के जो पाइप लगे हुए होते हैं घर में जो भी आते हैं वो पीवीसी के पाइप होते हैं सारे। इसके अलावा खंभों के ऊपर, पोल के ऊपर जो इलेक्ट्रिक वायर जा रहे होते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे इलेक्ट्रिक वायर जा रहे होते हैं, आपके घर के आसपास भी जो पोल होंगे वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक वायर की लाइन आ रही होगी उसके ऊपर भी पीवीसी की कोटिंग होती है। तो ये पीवीसी भी कैसा है? एक तरह का पॉलीथिन पॉलीमर है ये, तो ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो पीवीसी नॉन बायोडिग्रेडेबल, डिटर्जेंट भी नॉन बायोडिग्रेडेबल, पॉलीथिन भी नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो एक तो ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। प्लास्टिक यस, डिटर्जेंट यस, नॉन बायोडिग्रेडेबल बता रहा हूँ। ग्रास ना, घास तो इंसानों ने थोड़ी ना बनाई है, तो नेचर का प्रोडक्शन है, तो ग्रास तो डिकम्पोज हो जाएगी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। प्लास्टिक यस। बैकेलाइट बताऊंगा क्या होता है, यस। डीडीटी अभी पढ़ा है, डीडीटी एक इंसेक्टिसाइड है, केमिकल है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और अक्सर ये बायोमैग्निफिकेशन क्रिएट कराता है। तो धीरे धीरे फूड चेन में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है और जो टॉप लेवल पे लाई करेगा फूड चेन में उसकी बॉडी में सबसे ज़्यादा डीडीटी मिलेगा, तो इसलिए बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो डीडीटी नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल, बैकेलाइट नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये ऑप्शन भी ठीक होना चाहिए। तो हमारा फोर्थ और सेकंड दोनों ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए और किस में आ रहे हैं? वो डी के अंदर आ रहे हैं। तो इसका मतलब सर ये हमारा करेक्ट आंसर है। आइडेंटिफिकेशन करना आ गया। नाउ सर व्हाट इज बैकेलाइट? बैकेलाइट भाई तुम्हें अगर ऐसे बताऊं, बैकेलाइट एक तरह का पॉलीमर होता है। पॉलीमर मतलब लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, कार्बन की बहुत लॉन्ग चेन से ये बनते हैं। प्लास्टिक है, पॉलीथिन है, पीवीसी है, बैकेलाइट है, ये सब पॉलीमर के एग्जाम्पल होते हैं। बैकेलाइट आपने देखा हुआ है सबने, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के स्विच होते हैं, घर में इलेक्ट्रिसिटी भाई फैन चलाना है तो फैन को डंडे से थोड़ी ना घुमाओगे या बल्ब को वायर लगा के थोड़ी ना ऑन करोगे। स्विच बनवा रखे हैं तुमने हर एक चीज़ के लिए अलग अलग। तो जो स्विच बोर्ड के अंदर स्विच होते हैं सारे के सारे स्विच वो बैकेलाइट के ही बने हुए होते हैं। और अब तो खैर वो कम ही हो गया, अटैची वगैरह हुआ करती थी ना, कि मे भी किसी के घर में अभी भी हो, है ना। मैं पूरी प्लास्टिक की अटैची की बात करूँ, इसमें हैंडल हुआ करता था, अब तो व्हील वाली अटैचीज आती हैं। प्लास्टिक की जो अटैचीज होती हैं या इसके अलावा कॉम्ब होते हैं, कंघे होते हैं जिससे आप बाल भाते हो,
तो वो सब जनरली बैकेलाइट के होते हैं। कॉम्ब में भी काफ़ी बैकेलाइट यूज़ होता है। इसके अलावा जो आप अटैची के हैंडल होते हैं या इन सिंपल आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के स्विचेस होते हैं, स्विच प्लग जो भी हैं, वो सारे बैकेलाइट के बने हुए होते हैं। तो ये सब आपके कैसे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, चलो। डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट शुड नॉट बी यूज्ड। क्यों पूछ रहे हैं कि क्यों यूज़ नहीं करनी चाहिए? बिकॉज दे आर मेड ऑफ मटेरियल्स विच आर लाइट वेट, हल्की होती हैं। नहीं भाई, इस ऐसा तो कुछ नहीं है कि इसकी वजह से यूज़ नहीं करने के। दे आर मेड ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स, ना इतना टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं होता उसके अंदर, ये नहीं कि बिल्कुल मर जाओगे, ये भी ऑप्शन अच्छा नहीं है। दे आर मेड ऑफ बायोडिग्रेडेबल, हो ही नहीं सकता। दे आर मेड ऑफ ये, यस, नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है भैया ये डिस्पोजेबल प्लास्टिक। डिस्पोजेबल मतलब क्योंकि उनमें एक बार खाना खा के उनको फेंक दो, इसलिए डिस्पोजेबल बोलते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, वो नेचर में डिग्रेड नहीं होती। नेचर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनको डिग्रेड नहीं कर सकते। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, साइंटिफिक एरिया में कई जगह पे ये भी रिसर्च चल रही है, ये इस चीज़ पर भी काम चल रहा है कि हम कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिज़ाइन कर पाएँ आर्टिफिशियली जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को डिग्रेड कर दें। नेचर तो कभी दे ही नहीं सकती, क्योंकि नेचर ने तो आपको ऑलरेडी बोल दिया कि जो मैंने बनाया नेचर तो उसी को वापस लेगी, बस जो आपने बनाया वो आप जानो। तो हमने बनाए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज, जो आज हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है, पूरी दुनिया के लिए बड़ी दिक्कत है। कचरे को कहाँ डंप करें हम लोग, बहुत बड़ा इशू है। आपको दिखाऊंगा आगे डायग्राम्स। दिल्ली के अंदर गाजीपुर वाला जो एरिया है, वहाँ पे कूड़े का पहाड़ के नाम से एक चीज़ जगह जानी जाती है। वो दिखने में तुम्हें माउंटेन लगेगा कि बड़ा बड़ा सा माउंटेन है, भैया वो माउंटेन एंटायरली कचरा है, वो पूरा कचरे से बना हुआ है, जिसकी वजह से वो इतना ऊंचा हो गया है। पूरी दिल्ली का कचरा वहाँ डाके डलता है, जिसे कूड़े का पहाड़ बोलते हैं। दिल्ली में गाजीपुर वाले एरिया में मे बी कोई गया उधर केस से तो किसी ने देखा भी होगा, दिखाऊंगा तुम्हें अभी फोटोज़। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को मतलब डिकम्पोज करने के लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की आर्टिफिशियल डिजाइनिंग पर भी वर्क चल रहा है। अगर ऐसा हुआ तो इंसानों को काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाएगी इन सब्सटेंस को डिग्रेड करने में। बट काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं ना, कि जिन सब्सटेंसेस से मिलकर बने हुए उनको डिग्रेड करने के बाद वो केमिकल जाएगा कहाँ, कहीं ना कहीं तो जाएगा वो केमिकल। तो मतलब अभी इश्यूज़ हैं इस चीज़ में, अभी इतनी सक्सेस हमें नहीं मिली है। इसके अलावा काफ़ी जगह पे कुछ स्टार्टअप हैं। एक दो ऐसे स्टार्टअप के बारे में मैंने सुना था कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से रोड बना रहे हैं, यानी यहाँ पे जो प्लास्टिक वगैरह का कचरा है उसको मेल्ट करके वो रोड जनरेट कर रहे हैं। रोड, भाई रोड की प्रॉब्लम तो सब जगह है, खराब रोड होती है, टूट जाती है बार बार, तो वो उससे रोड बना रहे हैं। और वो रोड ऐसी मजबूत है, काफ़ी स्ट्रांग है कि वो आसानी से वापस टूटेगी नहीं। तो ये भी काफ़ी जगह पे स्टार्टअप एक दो जगह पे है ऐसा कि वो रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं प्लास्टिक या इस तरह के नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे को मेल्ट करके। बट उसमें भी एक तरह का दिक्कत तो है ही, क्योंकि अगर मेल्ट करोगे, हीट करोगे, कुछ ना कुछ गैसेस तो बाहर तब भी निकलेंगी। तो हर तरह से कुछ ऐसा सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास जिससे सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली हैंडल हो पाए। अभी उस पर भी वर्क चल रहा है। देख लीजिए भैया, दिल्ली के गाजीपुर वाला एरिया है, यहाँ बहुत बुरी स्मेल रहती है, क्योंकि भैया हर तरह का कचरा, चाहे वो मतलब आपके पास नॉर्मल बायोडिग्रेडेबल हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, एनिमल बॉडी हो, सब कुछ यहाँ डाला जाता है। ये जो तुम्हें इतना बड़ा माउंटेन नज़र आ रहा होगा, ये माउंटेन पत्थर का नहीं बना हुआ है, ये सारा कचरा है। दिस इज़ ऑल अबाउट द कूड़ा, यू कैन से दिस इज़ ऑल अबाउट द गार्बेज। ये सारा गार्बेज है पूरी दिल्ली का और लगातार बढ़ता जाता है। रिसेंटली एक प्रोजेक्ट पास हुआ था, दिल्ली गवर्नमेंट ने जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा उन्होंने 20 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट बताया था। 20 करोड़ रुपए लगेंगे इस कूड़े के पहाड़ को यहाँ से साफ करके मतलब हटाने में। अब कहीं तो और डालेंगे ना, कहीं और लैंडफिल साइट्स बनाएंगे, बहुत गहरे गहरे गड्ढे खोदेंगे जहाँ पे वो सारा कचरा दबा देंगे, ऐसा ही होगा। और ये थोड़ी ना कि इस कचरे को भर के रॉकेट से हम चांद पे छोड़ के आएंगे, ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि इतना करने में तुम्हारा फ्यूल या इतना ज़्यादा अमाउंट खर्च हो जाएगा कि वो हम लोग उसको दूसरे किसी प्लेनेट पे ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो वो पॉसिबल एक सूटेबल ऑप्शन नहीं है। तो अभी क्या करते हैं कि हम इस कचरे को यहाँ से हटा के लैंडफिल करवा देंगे। क्या करवा देंगे? लैंडफिल। तो इस पे भी वर्क चल रहा है, 20 करोड़ का प्रोजेक्ट। अब देख लो, एक तो कचरा जनरेट करा है इतना ज़्यादा, ऊपर से इतना ज़्यादा अमाउंट यूटिलाइज करना पड़ रहा है, खर्च करना पड़ रहा है इसको हटवाने के लिए। और टाइम कितना लगेगा? अगर दिन में 15 घंटे भी काम हो यहाँ पे, तब भी 1 ईयर से ज़्यादा लगेगा इस कूड़े के पहाड़ को हटाने के लिए। अगर डेली 15 घंटे भी काम करें कई सारी जेसीबी मशीन्स, तो 1 साल से ज़्यादा लग जाएगा। ये इतना ज़्यादा कचरा है। अब देख लो अमाउंट ऑफ गार्बेज कितना होगा। ये पूरा पहाड़ जब इतने कचरे का बन गया, ये कचरे के ऊपर कचरा करते करते इतना ज़्यादा हो गया है ये। और बहुत गंदी स्मेल होती है इधर की एरिया में, क्योंकि हर तरह का बॉडी, एनिमल बॉडी सब यहीं पड़ा रहता है।
तो डिकम्पोज होगा तो स्मेल तो होगी होगी, देख लो क्या हालत हो रही है ना। इतनी ऊंचाई पे जो पहुंच चुका है, बहुत सारे ईगल्स वगैरह यहाँ आसपास घूमती रहती हैं, तो ये सारा बहुत गंदा एरिया है दिल्ली में, तो इसको कूड़े का पहाड़ बोलते हैं। बड़ी प्रॉब्लम है पूरे एरिया में, तो काफ़ी बार गवर्नमेंट को बोला गया है, तो गवर्नमेंट प्रपोजल दिया है कि 20 करोड़ के आसपास लगेंगे इसको हटवाने में, देखते हैं क्या होगा, कब तक ख़त्म होगा ये। तो खैर इतनी सारी बातें कराने के बाद आज तो इंट्रोडक्शन ही था सिर्फ चैप्टर का, छोटी छोटी बातें बताई हैं, तो हम बहुत कुछ पढ़ेंगे इसमें। आप ये 2 क्वेश्चंस खुद से करोगे, मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको प्रॉपर वे में टैकल करो। लिख के देखिएगा, मेरे को आंसर सेंड करना, आई विल चेक कि किस तरह से आपने लिखा है। तो दोनों प्रॉब्लम्स कर लोगे मतलब आराम से, इसको मैं कोई डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है ना। तो हम उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा उसमें मिलेंगे इकोसिस्टम वाले टॉपिक के साथ। वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज इकोसिस्टम।